Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology or mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. The world is always fighting between biblical mythology versus Vedic Sathology. That's the fight. Means the fight is between truth and untruth. सो लेट अस आज हम लोग फोकस करेंगे उसी इतिहास पे जिस पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यूरोपियन इतिहास में जो दुर्दशा थी स्त्रियों की, महिलाओं की, और भी अनेक इतिहास में दुर्दशा थी। लोगों को पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, इसलिए हम लोग उस पर आगे चर्चा करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि छोटा ब्रिटेन जो था, एक रॉकेट 20 में नहीं भेज पाया, लेकिन भारत ने चंद्रयान उतार दिया। ऐसा बोलते क्लेम किया जाता है कि उतार दिया चंद्रमा के ऊपर। लेकिन सबको बधाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्त्री महिलाएं उसको लीड कर रही थी, कल्पना साइंटिस्ट जो है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर आल्सो। सो आज हमारे पास हमारी बड़ी महत्वपूर्ण मेहमान है। लेट्स इनवाइट प्रोफेसर कुसुमलता केलिया। नमस्कार जी। नमस्कार। तो लग रहा है पूरा विश्व भी खुश है आज कि आज हाँ, एक स्त्री ने आज तो खुश है। और चंद्रमा भी तो स्त्री ग्रह है ना। चंद्रमा सोम का ग्रह है, चंद्र देव। हाँ जी तो अभी देवी माँ का इन्फ्लुएंस तो पूरे ब्रह्मांड में है, सिर्फ पृथ्वी पे ही नहीं है। जी 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 मृत्यु जी लोक में भी नहीं है, पृथ्वी पे सभी लगे हैं, श्री का रूप है। तो, जी तो जो अभी जो सीरीज चल रही है, दर्शकों को मैं बता दूं, पूरा सीरीज देखिए, 14 वीडियोस हैं उसके अंदर। और उन 14 वीडियोस में कुसुमलता जी ने पेजेस बाय पेजेस उसको पूरी तरह डिसमेंटल किया है, यूरोपियन माइथोलॉजी को, ऑन विमेन राइट्स, यूरोपियन कंडीशन, लिविंग कंडीशन, और यूरोप की दुर्दशा। जो जो पूरा सीरीज है उस पे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इनका प्लेलिस्ट को सबको बताइए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि आपके जब आप लाइक करते हैं तो लोग ज्यादा देखते हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम इस प्रकार का है। और जब भारत का कोई यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म आएगा तो हम लोग उसी में कूद पड़ेंगे, सतोलॉजी विल बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और आई एम ऑल्सो ऑन कू। मैं भारत के ट्विटर जो इक्विवेलेंट है उसमें हूँ, मैं उसमें लिखता रहता हूँ। वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सतोलॉजी ऑथर पे हैंडल पे। और कुसुमलता जी की ट्विटर पे भी हैं, मैं भी ट्विटर पे हूँ, और रामेश्वर पंकज, मिस्टर पंकज जी भी ट्विटर पे हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, ये चारों तरफ हवा में है कि साहब 19वीं 20वीं शताब्दी में तो मतलब कोई शंका ही नहीं है कि ब्रिटिशर्स का राज्य था भारत पे। और हमारे मोदी जी तो हजार साल गाना गा रहे हैं, लेकिन 19वीं 20वीं शताब्दी में कोई कहे तो विश्वास नहीं करेगा। हाँ भाई, और नहीं तो जिनका इस समय तो राज है। तो जो मेरे हाथ में पुस्तक है, लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियंस, ये भारत के नेशनल आर्काइव में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। ये अभिलेख वहां भी पड़े हैं। ये अभिलेख क्या है? 19वीं 20वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनकी दुनिया भर की रिपोर्ट्स हैं, अखबार की कटिंग्स हैं, और उससे जो चित्र उभर के आ रहा है, तो आंख फटी की फटी रह जा रही है। ये तो लुच्चे हैं, ये तो लफंगे हैं, ये तो आवारा हैं। ब्रिटेन में तो थे ही थे। माना जो लूट के धन जा रहा था वो थोड़े लोग ले ले रहे थे, लेकिन भारत में तो इनकी थोड़ी सी संख्या थी। तो जो भी 1000 2000 5000 10,000 यूरोपियंस थे, स्त्रियां थी, पुरुष थे, उनको भी लुच्चा, लफंगा, आवारा, ये इनकी भाषा में बोल रही हूँ। चोर, बदमाश, डकैत, भिखमंगा और वेश्याएं, तो ये सुन के तो माथा ही घूम जाता है भाई। मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बताता हूँ लुइसियाना का। जब जी फ्रांस ने अपने जेल में जितने भी कैदी थे जिन्होंने मर्डर किया है, एटलीस्ट दो, ये क्राइटेरिया था, उनको प्रोस्टिट्यूट से शादी करा के लुइसियाना भेज दिया। क्योंकि दुनिया का जो फ्रांस हमेशा से प्रोस्टिट्यूशन कैपिटल रहा है। और उसके बाद नंबर आता है हमारे छोटे ब्रिटेन का, बड़े ब्रिटेन का नहीं, छोटे वाले का, क्योंकि कोई बड़ा ब्रिटेन था ही नहीं कभी।
तो ये इतिहास है लुइसियाना का, ये इतिहास है लुइसियाना का। और ये बात मुझे लुइसियाना के एक ह्यूमन वो एक प्रोफेसर है वहाँ के उधर, उन्होंने मुझे बताई। वो आ रहे हैं हमारे उस पे इवेंट में आ रहे हैं। तो जब ये पुस्तक पूरी कर लूंगी तब मैं आप लोगों को एक पुस्तक उठाऊंगी इंग्लैंड के प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में और इंग्लैंड के जेलों के बारे में। जब आपने मुझे कही रखा है कि मैं फुर्सत से आनंद से बात करूं, सारी डिटेल को दूं, क्योंकि जब तक बारीक डिटेलों को मतलब बारीक विस्तार को जानकार लोग नहीं समझेंगे तब तक सही चित्र खींचा नहीं जा सकता है। तो अपने लोग पिछले बार जो थे उसके आगे पेज 103 पर 102 पर मैंने बंद किया था, समय हो गया था। तो पेज 103 पर हूं। इन मार्च 1859 द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड चार्टर ships to convey the discharged naval brigades immediately to Australia or Britain, as the ill consequence of their staying on in Calcutta would be great. अरे भाई, जिन लोगों ने तुम्हारे 1857 में तुम लोग को जीत दिलाई, उनको हाथों हाथ पैक करने का जरूरत है। और लिख कौन रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलो भाई, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सीमेन हैं, नेवल वाले और मर्चेंट नेवी वाले, आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ गैंग्स वर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ रॉ। भाई, तुम तो बता रहे हो कि भारत में तुम्हारा राजवाज है और संख्या कितनी दे रहे हो? 600 सीमेन, नाविक कह ले हम लोग, तरह तरह के नाविक। तो 600 नाविकों को अपने एम्पायर में खपा भी नहीं पाए। हम लोग तो 6 लाख हों हमारे ऐसे नाविक जो इतने बड़ी विक्ट्री लेके आए, तो हम तो उनको अपने सर पे बैठाए। और तुम कह रहे हो जल्दी भगाओ। फिर आई नो टू प्रिवेंट यूरोपियंस फ्रॉम प्लंडरिंग इन द मोफुसिल विद इम्प्यूनिटी। भारत के गांव में, कस्बों में, देहातों में ये डकैती कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। ऐसे कैसे सीमेन है? और इनके बारे में कितना पढ़े हैं कि इंग्लैंड तो जी उसका महासागरों की रानी है। अब रानी है कि भिखारिनी है, ये वर्णन तो कुछ और ही कह रहे हैं। He shared the view that immediate deportation was the only viable method of averting such a scenario. In April and May 1859, the situation indeed came to an alarming head, with about 1,200 unemployed Europeans loitering around Bau Bazar area and sleeping on the Maidan. सन कौन सा दे रहे हो? 1859। तुम्हारे अनुसार म्यूटिनी खत्म हो चुकी है, तुम बेताज बादशाह होने की उम्मीद में हो, और 1200 आदमी मैनेज नहीं हो रहे। वो कलकत्ता में इधर उधर उचक्के लोफरों की तरह भटक रहे हैं बऊ बाजार में, और मैदान जो कलकत्ता का मैदान, उसमें जमीन पर सो रहे। माने ये तो जो पिक्चर खींची गई है उसके कहीं आसपास नहीं, पूरी तरह पिक्चर को पंक्चर कर रही है। फिर क्या कह रहे हैं? In early May 1859, the Calcutta public was shocked when an article by an English missionary published in the Bengal Urkaru depicted in detail the sad state of affairs regarding the destitute and homeless European in the city. तुम तो कह रहे हो जी तुम्हारे एम्पायर में सूरज नहीं अस्त हो रहा है, तुम्हारे एम्पायर का जो नगीना है, ज्वेल है, वो भारत है, उसकी राजधानी तुम्हारी कलकत्ता है 1931 तक।
और वहां पर ये कोई 1500, 1600, 500, 600, 1000, 2000 यूरोपियन जो लड़ाई में वहां से चल के आए हैं, नाविक हैं, चाहे मर्चेंट नेवी के हैं या नेवी के हैं, लड़ाई वाली नेवी के हैं, वो इस हालत में पड़े हुए हैं. There were several cases of theft and robbery committed by Europeans and Americans. और यहाँ तो जो बॉलीवुड की फिल्में हैं इनको ड्रिल करता हुआ दिखाती है, इनको एकदम कलफदार कपड़ा पहनाता हुआ दिखाती है. तो भाई उस समय के पेंटिंग्स भी मिलेंगे, रेखा चित्र भी मिलेंगे, फोटोग्राफ्स भी मिलेंगे 1857, 58, 69 वाले. तो उनको न देखकर ये हॉलीवुड हॉलीवुड बॉलीवुड या जो भी वुड में कैसे विचित्र फिल्म बन रहे हैं, इसीलिए ये बारीक डिटेल मैं दे रही हूँ. अब इसमें कह रहे हैं द गवर्नमेंट हैड टू डिपोर्ट बट वेरी फ्यू सेलर्स मोस्टली सीरियसली इल और मेंटली डिरेंज्ड मेन. सीरियसली बीमार है और आप तो कह रहे हो कि आपकी एलोपैथी में सर्जन है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, और इनकी बीमारी क्या है हम लोग आगे देखेंगे. मेंटली डिरेंज्ड. अब फिर पेज 107. According to one source, 10% of the 500 seamen still employed by July 1865 were hardened loafers. ये तो टेक्निकल क्लास है ना एक. Hardened loafers who did not intend to find work at all, causing instead constant annoyance for the public through their begging tours in Calcutta's White Town. भिखमंगों की तरह, कंगालों की तरह भीख मांगते घूम रहे हैं. अब पेज 109. अब ये बात कर रहा है already during the crisis of 1859 the high death rate prevailing among this group had been a major concern for the colonial authorities. क्यों भाई, 1859 में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, तुम्हारे मजबूत हट्टे कट्टे लोग यहाँ आ रहे हैं, तुम्हारा मेडिकल रेवोल्यूशन हो चुका है, हम लोग को तो यही बताया गया है, और इसके बाद इनकी हाई डेथ रेट है. और ये घूम कहाँ रहे हैं? among the liquor shops, बाजार्स and sinks of iniquity. और ये मर रहे हैं कॉलेरा से, हैजा से ये मर रहे हैं. यानी हैजा की दवाई भी आपके पास लेट 19th सेंचुरी में नहीं है, और इस एलोपैथी को आप दुनिया पर थोप रहे हैं. और हमारी भारत सरकार इस एलोपैथी के बल पर जो 1860 में अपने सिपाही और सीमेन को कॉलेरा से नहीं बचा पा रही है. ऑल ऑफ ए सडन व्हाइट कैलकाटा बिकेम अ पैथोलॉजिकल स्पेस. ये पेज 109 पर मैंने पढ़ा. अब ये क्या कह रहे हैं? कैलकाटा का जो व्हाइट वाला बस्ती है, यानी इन गोरों की जो बस्ती है, यानी यूरोपियंस की जो बस्ती है, वो इनको रिमाइंड करा रही है. पेज 110. इन अ रेटोरिक reminiscent of Victorian literature depicting the dirt and depravity of the industrial cities of England, जिसके बारे में हम लोग काफी तो सुन चुके हैं, और अभी लेट 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी लंदन और इंग्लैंड के बारे में मैं आगे के वाले में बताऊंगी. पूरा का पूरा काला शहर है, चिमनी से गिरने वाले कालिक से. मुर्दे सड़ रहे हैं, टट्टी और पेशाब का पूल बना हुआ है, पहाड़ बना हुआ है, उसको गाड़ियों में लाद लाद के, वो गाड़ी भैंसा गाड़ी है कि घोड़ा गाड़ी है कि खच्चर गाड़ी है, खेतों में ले जा रहे हैं, वो सब बताएंगे. तो कैलकाटा
जो ऐसे एक एम्पायर की राजधानी है जिसमें सूरज नहीं अस्त होता है, तो वहां की राजधानी और इंग्लैंड में इनके लंदन की राजधानी में कुत्ता, बिल्ली, सुअर, आदमी का लाश घूम रहा है। गंदगी ऐसी है, कॉलेरा से लोग मर रहे हैं। इसके बाद अब फिर पोस्ट 1857 कैलकाटा, थोड़ा सा वर्णन सुना रही हूँ। द रेफरेंस पेज 111, द रेफरेंस टू कॉलेरा inevitably raised issues of hygiene and sanitation. As by mid-19th century, it was accepted knowledge that the contamination of air and drinking water through filth and night soil, हवा और पानी, नाइट सॉइल मतलब मनुष्यों की टट्टी, were the causes of the disease. तो कलकत्ता इनकी राजधानी, किनकी जो सिविलाइजेशन मिशन पर हैं, जिनसे साफ सफाई सेकुलरिस्ट भारतीय, यूरंडपंथी भारतीय और दुनिया भर के लोग सीखना चाहते हैं और ये सिखाने का दम भरते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, कलकत्ता का कौन सा फ्लैग स्ट्रीट है, कौन कौन सा है। मुख्य बात है इनकी राजधानी, जिसमें उन हिस्सों में जिनमें गोरे रह रहे हैं। The whole neighborhood is extremely ill drained. The cause alone would be sufficient to render these lodging houses pestilential, जहां पर ये गोरे रखे जा रहे हैं। About 1.5 years ago, there was one of the most frequented of these houses where you would see a row of sailors seated early every morning before the door. दरवाजे के बाहर लाइन से नाली पर ये गोरे बैठे हैं। क्या करने बैठे हैं? टट्टी करने, उल्टी करने बैठे हैं। Enjoying the air immediately over one of the worst open sewers of the town. Late 19th century. In the judgment of other officials, the unsanitary housing conditions were further aggravated by the supposed absence of personal cleanliness among the sailor class, not only among the sailor class, among all the classes. इसीलिए भारतीय इन सब को म्लेच्छ कहते हैं। मैं एक पुस्तक से आज तो नहीं, अगले वाले में सुनाऊंगी। कलकत्ता में वो गवर्नर जनरल का जो घर है, वायसराय का जो घर है, वायसराय के घर में उसके डाइनिंग टेबल पर जब डिनर सर्व हो रहा है, कौन सा है वो याद नहीं उसका नाम, शायद 1903 का बात है शायद, तो उसकी क्या हालत है, उसके सूप में, उसके खाने में कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। स्वाभाविक है ये वर्णन किसी अंग्रेज ने किया है। अब ये है, अब पेज 113, इनको खाना क्या मिल रहा है। The myth of the existence of neat boundaries between the lifestyles of white, mixed race and native inhabitants of Calcutta seemed additionally damaged when the average diet of those staying in these boarding houses was revealed to a wider audience. Norman Shavers informed his upper and middle class readership that the food served to the sailors was generally bad. How bad? Mostly consisting of the diseased बाजार pork, बाजार में बीमार सुअर का मांस,
which none but the very poorest willingly eat. यानी एम्पायर में जहां तुम शासन कर रहे हो, तुम्हारी राजधानी में तुम्हारे सेलर्स को, जो बैकबोन है तुम्हारे एम्पायर का, खाने को बाजार में मिला हुआ सड़े हुए सुअर का मांस। अब इनको क्या कहा जा रहा है? पेज 115, जैक। कौन? ये जितने भी सीमेन हैं, जैक्स, पेज नंबर 115। जैक्स परसीव्ड इंक्लिनेशन टू विजिट ब्रॉडेल्स। चकला घर जो कलकत्ता का है, जो इससे भी ज्यादा गया बीता गंदा है, उसका भी वर्णन आएगा कैसा है। इंग्लैंड वाले से बेहतर है, लंदन वाले से बहुत बेहतर है। लंदन के वेश्याघरों का वर्णन हम दूसरी किताब से करेंगे। तो इनकी आदत है चकला घरों में जाने। आप कल्पना भी कर सकते हैं कि भारतीय मर्चेंट नेवी या ये अपने फौज वाली नेवी का कोई चकला घर में जा सकता है, प्रोस्टिट्यूट हाउसेस में जा सकता है, और वहां एंजाइटीज अबाउट द स्प्रेड ऑफ वेनरल डिजीजेस, उसके बावजूद इनकी हैबिट है उसको विजिट करने की। A medical officer who accompanied a large party of sailors from Calcutta to Assam in 1863 discovered that 90% of them had contracted syphilis during their stay in the port. क्या बात हो रही है? लेट 19th सेंचुरी। अब तो सूरज डूबेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होते होते सूरज डूब जाएगा इनके एम्पायर का, तो उसके जो रीढ़ की हड्डी का आदमी है 90% कॉन्ट्रैक्टेड सिफिलिस। अब पेज 116, chaplain of Calcutta port believed it to be a matter of impossibility to prevent them, Jack, वो जो सीमैन है, from launching in the wildest debauchery once they were ashore. ये खुद लिख रहे हैं, स्वयं के रीडरशिप के लिए लिख रहे हैं, इसलिए भाषा थोड़ी साफ साफ है। क्या? लॉन्चिंग इन द वाइल्डेस्ट डिबॉचरी। इनकी जो बहुत अच्छी डिबॉचरी होगी वो भी भारतीय चित्त के या गैर ईसाई गैर चर्च चित्त के सोचने कल्पना के बाहर होगी। तो इनके हिसाब से वाइल्डेस्ट डिबॉचरी है। फिर इसके बाद ये 1867 में एक कानून पास करते हैं। अब इनके अपराध का आंकड़ा, in 1855 for instance the magistrate tried more than 500 cases in which seamen were involved. Acha, the police commissioner of Calcutta observed, page 117, that in 4 of the 9 manslaughters and 5 of the 8 cases of cutting and wounding, the offenders were sailors sojourning at this port. अब ऊटक मंड दक्षिण भारत में जो जेल है, one of the few jails that had been specially constructed to accommodate European long-term convicts. ये जो एम्पायर में आ रहे हैं कब? 1800, लेट 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में इनकी ये हालत है। तो 18वीं शताब्दी में, 17वीं में, 19वीं के पहले हाफ में जो आ रहे हैं वो क्या है?
भारतीयों के द्वारा धिक्कार और तिरस्कार के योग्य है। बॉलीवुड बता रहा है कि भारतीय इनके दबसट में है, वस्तुतः ये भारतीयों के दबसट में है। ये जब इलियट एंड डाउसन आप पढ़ेंगे, जहां पर हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत ही ये करते हैं, फैब्रिकेटेड मैन्युफैक्चर्ड हिस्ट्री कह ही नहीं सकते हैं, मिथ मेकिंग की जब वो शुरुआत करते हैं तो पर्पज है हिंदू इन पर हंसते हैं, इनका तिरस्कार करते हैं और इस तिरस्कार से बचने के लिए ये झूठा इतिहास लिखते हैं। और तिरस्कार क्यों करते हैं उसकी एक झलक यहाँ है, केवल एक झलक, बाकी झलक फिर कभी और कोई किताब लेके बैठेंगे तब। अब आगे देखिए, फिर इनके लिए जो जेल बनाया गया है, जहां जेल भेज रहे हैं, जेल में जाने का इनको परवाह नहीं है, जेल में ये आनंद से हैं। It may be that seamen feel no moral degradation in the imprisonment, which in some cases they know they scarcely deserve. They care little for the physical inconvenience of the prison, which can hardly exceed those they have been subjected to in their filthy quarters on board third class ships. यानी जेल इनके लिए उस जहाज से बेहतर है जिस पर ये चल के आते हैं या जिस पर इनको बंद करके रखा जाता है, which can hardly exceed those they have been subjected to in their filthy quarters on board third-class ships. Bad food and constant bully ragging, as they term it. आगे थोड़ा सा, तो जेलों में इनको सुधारने के लिए क्या किया गया? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लॉगिंग फॉर बैड बिहेवियर इन जेल। कोड़ों से पिटाई जेल में, कोड़ा मारने का ये पूरा कल्चर कहाँ है? अरब में दिखता है और यूरोप के चर्च में दिखता है। अपने सेलर को ये कोड़ों से पीट रहे हैं लेट 19th सेंचुरी। मैं लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लैंड के जेलों का जब वर्णन करूंगी तो आप सिहर जाए। Introduction of flogging for bad behavior in jail, a practice that was continued into the 20th century. 20वीं शताब्दी में सेलर्स की, नाविकों की कोड़े से पिटाई जेल में भी और शिप पर भी बहुत कोड़ों से पिटाई होती है। अब ये क्यों नहीं परवाह करते? पेज 118 119। Given that seamen usually had been confined under sometimes appalling condition on board their ships for up to 3 to 4 months when they arrived in the port, and the most of them had been subjected to a brutalizing disciplinary regime, including the frequent use of the lash. Their aggressive behavior and the high crime rate should not be surprising. किसी भी कालखंड में भारतीय जहाजों पर भारतीय नाविक तो छोड़ दो यार, भारतीय अपराधियों को भी कोड़े से नहीं पीटा गया होगा। उनमें भी ज्यादा सेल्फ प्राइड है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये जो है हमने पढ़ा है ये कोटेशन। सिग्निफिकेंटली वायलेंस अगेंस्ट ऑफिसर्स केवल एंड फेलो सेलर्स, केवल सेलर्स नहीं, इनके जो नेवी ऑफिसर्स हैं, significantly violence against officers and fellow sailors occurred quite commonly both on the ship and in the port. और ये कहां से कोट कर रहे हैं? रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द पुलिस इन कैलकाटा 1862-63, मर्डर बाय एन अमेरिकन सेलर ऑन बोर्ड शिप। ये सारा आर्काइवल मटेरियल जो दिल्ली के नेशनल आर्काइव में अभी भी रखा हुआ है।
अब थोड़ा सा मैं छोड़ दे रही हूँ, एक मैं फोटो दिखाना चाहती हूँ। ये दिखाई दे रहा है, ये कौन लोग हैं? ये लेट 19 सेंचुरी में भारत आने वाले और दुनिया भर जाने वाले सी मेन। अगर आप उसी समय अमेरिका में फटे हाल यूरोप से आने वाले लोगों की सैकड़ों तस्वीर होगी, जो गूगल पर होगी या नेट पर और कहीं होगी, आप लोग खोज के देखिए। और ये क्या दिखाते हैं हम लोगों को? क्रिस्प लाल सफेद कपड़ा और ड्रेस और वो ड्रिल और राम जाने क्या क्या, सब मिथ मेकिंग, फैब्रिकेटिंग इमेजेस व्हाट वाज नॉट देयर। अब ये कह रहे हैं, ये जो शिपमेंट जिनकी फोटो हम दिखा रहे हैं, ये टोटली अनएडुकेटेड है, पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? greater part of their lives shut up within the narrow compass of a ship। और हम लोगों में से ज्यादातर को नहीं पता है, हम बाद में बताएंगे, इंग्लैंड की अंधेरी गलियों में चादर कंबल और बोरी डाल के इनको पकड़ लिया जाता है और पकड़कर शिप पर लाया जाता है। दोनों अटलांटिक, ऊपर का नीचे का अटलांटिक क्रॉस करना, इंडियन ओशन क्रॉस करना, रौरो नरक को क्रॉस करने से भी बदतर है। इसलिए इनको पकड़ के उठा के चोरी से लाया जाता है। और इनकी दांत की, मुंह की, पेट की क्या हालत होती है, कितने बचते हैं, कितने जिंदा हैं, वो भी बताऊंगी। ये सब छोड़ रही हूँ। अब पेज 127, क्रक्स ऑफ द मैटर, डिजीज, क्राइम एंड पॉपुलिज्म। किसकी बात हो रही है? द रूलिंग क्लास, द एम्पायर मेकिंग क्लास की चर्चा हो रही है। डिजीज, क्राइम एंड पॉपुलिज्म वुड ग्रेटली बी, हाँ, अब ये कह रहे हैं, एट द सेम टाइम वन माइट want to add the colonized population Bharti would be saved from being confronted with elements of British European societies that could have made them ask questions about the civilizational superiority of the ruling race and the legitimacy of the British Raj। इनको इस हालत में देख के कौन इनके दबसट में आएगा? 20वीं शताब्दी में जो इमेजेज रचे जा रहे हैं, जो नरेटिव्स रचे जा रहे हैं कि भारतीय इनके औ में थे, औ में नहीं थे, इनको एकदम गहरे तिरस्कार से, केवल भारतीय नहीं, पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका, इनको पूरे इनके डिबौच हालत के लिए इनको धिक्कार और तिरस्कार से देखता था। अब ये पूरी किताब क्यों लिखी गई, ये झंझट क्या था? As soon as colonial rule began to be legitimatized with civilizational, moral, or even racial superiority, prestige became a crucial ingredient। अगर तुम्हारी इज्जत नहीं होगी तो तुम टिकोगे कैसे? और यहाँ तो तुम्हारा तिरस्कार हो रहा है। became a crucial ingredient for the stability of the Raj। In such a constellation, groups among the port cities' white population who could cast a shadow of doubt on the myth of colonizers' natural supremacy were difficult to handle। No natural supremacy। उस समय के भारतीयों को, अफ्रीकन को, दोनों अमेरिकन को कहीं राई रत्ती भर भी भ्रम नहीं था कि ये किसी काबलियत के बल पर यहाँ छाए हुए हैं। ये कोढ़ी टाइप के लोग किसी कर्म फल से, हमारे किसी पाप से छा गए हैं, ये मान्यता स्पष्ट रूप से थी। इसलिए सभी कॉन्टिनेंट में
इनके प्रति केवल धिक्कार था। ऑन द अदर हैंड हिज प्रेजेंस, ये जितने भी लोफर हैं और वैगरेंट है और सीमैन है और जो मिलिट्री मैन है, ऑन द अदर हैंड हिज प्रेजेंस ashore tended to create serious problems for the colonial establishment, as they were calling into question the very criteria by which Europeans could be defined. Within a time span of a few months, sailors were first hailed by their respectable fellow countrymen as heroes and saviors of 1857, heroes and saviors of the empire, and then feared as a vandals of the very worst character, who posed a serious threat to their reputation, life, and not least property. इसमें नीचे फुटनोट में बहुत सी किताबें दी हुई हैं जिसको आप लोग पढ़ लेते हैं। अब पेज 130 में ये मामला केवल लेट 19th सेंचुरी का नहीं हुआ है, 1947 तक। जैक टार continued to be an occasional source of discomfiture for the white colonial elite until the end of the Raj. ये फेनोमेना ऐसा नहीं है कि 1860, 1870, 1890 तक रहा, ये फेनोमेना 1947 तक है। समय तो है अभी। अब जरा सा मेम साहिब लोगों के बारे में थोड़ा है। मैं थोड़ा छोड़ती चल रही हूँ। यूरोपियन सोल्जर्स वाइफ 137। Even greater concern was uttered in this regard for the European soldiers' wives. Although few in numbers, they had an extremely bad reputation and were held responsible for scenes of misery and vice in the married barracks of English soldiers, of which the only parallels could supposedly be found in the dens of iniquity of mining and manufacturing districts at home. भारत में इन सिपाहियों के जो बैरक्स हैं उनमें इनकी जो वाइव्स हैं वो पी पिला के नंगे होके पड़े होके कलह क्लेश वेश्यावृत्ति का जो पूरा मामला खड़ा करती हैं, उसका पैरेलल कहाँ है? इंग्लैंड के। ब्रिटेन नाम की तो कोई एंटिटी, कोई देश, कोई जगह, कोई स्थान तो है नहीं, ये तो एक आइडिया है। तो जो ग्रेट ब्रिटेन जिसको कह रहे हैं, उसके माइन और मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही निम्न स्तरीय दृश्य, अकल्पनीय दृश्य है। In addition, it was commonly believed that they were who? Soldiers' wives were greater drunkards than the men, and therefore presented a sight which must forcibly strike the natives as contrasted with the decorum of their own females. इसीलिए गोरी मेम के प्रति घृणा, तिरस्कार और उसको बहुत हल्के से लेने की प्रवृत्ति। इसका परिणाम पेज 138। The proliferation of the Victorian system of moral values dominated by notions of self-control and austerity, along with the fear of alienating the
more respectable portions of native society. नेटिव लोग, भारत के लोग जब ऐसी सोल्जर वाइफ्स को देखेंगे, अब इनको स्त्रियां कह देती हूँ, ऐसी लुगाइयों को देखेंगे तो इज्जत गई। हमारे यहाँ सैनिकों की पत्नियां तो कैसी होती हैं, देख के उनका पैर छूने को जी करता है। कोई अभी नहीं, सदा से अनंत काल से हर काल खंड में वीर स्त्री, वीर सैनिक की पत्नी, वीर सेनानी तो सदा हम लोगों के लिए आदर और भक्ति का विषय रही है। क्या कह रहे हैं इसमें, एक और आ रहा है कि एक कर्नल हेनरी एस ऑलकॉट हैं, अमेरिकन फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। वो कह रहे हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है उसका क्या, फैंसी व्हाट वाज द इंप्रेशन मेड अपॉन द ऑडियंस ऑफ सोबर, self-respectful and intelligent Hindus by this misconduct. It was precisely the occurrence of this type of mortifying events and the fear of alienating the sober and self-respectful Indian elites which influenced the legislation introduced to check loaferism. जी आदित्य जी, अगर आप कुछ कहें तो उसके बाद मैं आगे चलूं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि पूरा जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें इन लोगों ने वैल्यूज को एक रिलीजन से कनेक्ट कर दिया है। प्रॉब्लम इनका बहुत बड़ा ये है कि इन्होंने हर चीज को एक रिलीजन से कनेक्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रूथ या वर्चू, ये जो होता है इसको भी एक रिलीजन से कनेक्ट कर दिया है। क्रिश्चियन वैल्यूज, वैल्यूज, क्रिश्चियनिज्म बेस्ड ट्रूथ। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो सामाजिक या इनका जो जो ह्यूमन वैल्यूज आर अफेक्टेड। तो आपको अगर इनके जैसा वैल्यूज दिखानी है तो रिलीजन का भी होना जरूरी है। और दूसरा इनका एक और फैक्ट है कि सबका गॉड अलग है। क्रिश्चियनिज्म का गॉड अलग है, इस्लामिज्म का गॉड अलग है, जुडाइज्म का गॉड अलग है। यहाँ तक कि जुडाइज्म में आत्मा भी जूइश होती है, ये भी बोलते हैं ये लोग। तो उनकी आत्मा भी अलग है। तो ये सब का इफेक्ट ये सब बिहेवियर्स में दिखता है, जो आप बता रहे हैं ये सब बिहेवियर जो है उसमें दिखता है इनका। मुझे एक चीज ये लगता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि जब ये स्थिति है कब, 19th सेंचुरी में, जो एक तरह से इनका बेस्ट पीरियड है, तो इसको ढकने के लिए इनको क्रिश्चियन वैल्यूज की बात तो करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। यस। नहीं करेंगे तो इस गंदगी को ढकेंगे कैसे। कैसे ढकेंगे, बिल्कुल सही बोला आपने। तो जब 19वीं शताब्दी वस्तुतः इनका बेस्ट शताब्दी है, 20वीं में दोनों लड़ाई जब हो रही है, उसके पहले उसके बीच में, उसका वर्णन जब हम यूरोप का करेंगे, दोनों लड़ाइयों का, इंटर वॉर पीरियड का, खून जम जाएगा। ये एक दूसरे के साथ क्या कर, दोनों लड़ाइयों, और केवल हिटलर कर रहा है ऐसा नहीं है। हिटलर ने जो जूस के साथ किया, ये सब के सब जो चर्च में बैठे हुए हैं, चाहे रूस में है, चाहे पोलैंड में है, चाहे जर्मनी में है, चाहे फ्रांस में है, चाहे इंग्लैंड में है, तो इसको ढकने के लिए इनको क्रिश्चियन वैल्यू, क्रिश्चियन मोरालिटी, क्रिश्चियन ट्रूथ, क्रिश्चियन गॉड कुछ तो बोलना पड़ेगा ना भाई, बिल्कुल। क्योंकि आदमियों के बीच में ये रह रहे हैं। अब साफ सुनिए, और थोड़ा बताऊं हाँ, बताइए बताइए। जी। लोगों को आनंद आ रहा है। 141, in the aftermath of the mutiny, a large number of Europeans became unemployed and forced to turn to streets. Vagrant by now was almost exclusively used as a category reserved for Europeans. दो भाई, हम लोग को तो बता रहे हैं कि साहब 1857 की लड़ाई जीतने के लिए
इंग्लैंड से, यूरोप से बड़े वीर बाकुड़े आए थे। ये कह रहे हैं जी कि लड़ाई खत्म होने के बाद बेकारों की तरह से, बेरोजगारों की तरह से ये सड़क पर घूम रहे हैं, और वैगरेंट इन्हीं के एक्सक्लूसिवली यूरोपियंस के लिए एक कैटेगरी है। ये अगर ना पढ़ा जाए, कैन वी बिलीव कि ये भूखे घूम रहे हैं? ये वेश्यावृत्ति, चोरी, डकैती, गाली गलौज सड़क पे पड़े हुए हैं, जो इनके हीरोज है। यानी ये हीरोज नहीं है, इनको हीरोज की तरह पेंट किया गया है 1947 के बाद नेहरू एंड कंपनी के द्वारा। अब सुनिए, अब 1864 में, पेज 142 से मैं बोल रही हूँ, अ स्ट्रेंजर्स होम वॉज ओपन्ड। अब बेचारा भारतीय सुनेगा तो क्या समझेगा स्ट्रेंजर्स होम? In 1864, a stranger's home was opened by the District Charitable Organization in Allahabad, जिसको अब हम प्रयागराज कह रहे हैं, जो सदा से प्रयागराज था, in which no fewer than 410 vagrants were received in the first year after inauguration. 410 गोरे हीरो विजेता का भी को एब्जॉर्व करने का तुम लोग में दम नहीं है। Similar institutions had a longer tradition in the port cities, where sailors' homes accommodated distressed seamen, and even institutions to laws fallen but repentant women of European parentage. यूरोपीय माँ बाप की गिरी हुई यूरोपीय फीमेल संतान कहां पर? एम्पायर के हार्ट में। कोई ऐसी कल्पना कर सकता है? अब लिखिए, सुनिए, द स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स सोसाइटी विच रैन अ स्ट्रेंजर्स होम इन कोलाबा, बॉम्बे since 1864 was given a generous government grant of rupees 10,000 per year, but that was not enough to accommodate the growing number of destitute Europeans. 1864 में 10,000 रुपया, that was not sufficient. तब बिना मांगे एक भारतीय ने 50,000 रुपया भूखे नंगे भिखमंगे कंगले यूरोपियंस के लिए दिया. In spite of the fact that deliberately no call had been made on the natives for contribution, a wealthy Parsi by name of the Kausi Jahanji came forward with a generous donation of rupees 50,000 to support the project of Samhalo the Kanglas of beggars of European community in उनका जो साम्राज्य है, जो मुकुटमणि है, जो भारत है. A rather embarrassing situation for the colonial elites. अब एक और सुना रहे हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट है. To evaluate and find, page 143, to evaluate and find solutions to the disreputable problem of the white poor, the government of Bombay, English government of Bombay, had set up a first committee on European pauperism in 1862 in India. A second followed in 1867. The committee's report, published in 1867, together with the detailed information gathered from various district magistrates, commissioners of police, and the clergyman who ran the charitable institutions, eventually provided the government
with a reasonably clear idea of the number and composition of the vagrant population. जो लोग इसको पहली बार सुन रहे हैं, मैंने जब पहली बार पढ़ा, धक्का धक्का और धक्का, क्या असलियत है और क्या हवा बांधा हुआ है। मैं तो कहूंगी ये 2 एपिसोड जो है, इनके कंगाली का, एट द पीक ऑफ दियर एम्पायर, जो खास बात अभी तक जो बता रहे थे हम, वो इंग्लैंड में तो मान लिया जो लूट के ले गए, बट नहीं पाया, लेकिन ये तो साहब भारत में और अमेरिका में कंगलों की जो भीड़ है, जो वेस्टर्न को ड्राइव टू द वेस्ट या क्या कहते हैं, जो पश्चिम की तरफ जाती है, कैलिफोर्निया की तरफ गोल्ड की तलाश में, और ये ब्लैक गोल्ड, पेट्रोल डीजल ऑयल की तलाश में, उसका जो वर्णन है पढ़ के जी घबरा जाएगा। तो पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा 300 साल 400 साल बाद तुम्हारी ऐसी गरीबी जो है, ये होना चाहिए इंक्वायरी का विषय, जिस पर मेरी जानकारी में कोई किताब मेरे हाथ में नहीं आई है। इतना लूटने के बावजूद यूरोप इतने कंगले हालत में क्यों है 19th 20th सेंचुरी में। और ये जो मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा ना, हम टॉप 3 में जा रहे हैं, तो भाई इस सोने की चिड़िया तो फालतू शब्द है, सोने का पहाड़, सोने का कुछ हिमालय वगैरह कहना चाहिए। कांग्रेस जैसा भाठा भारत के पुरुषार्थ के गले पर बंधा हुआ है, फिर भी 10 साल 14 में आए हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी, और 2023 में हम बात कर रहे हैं हम टॉप 3 में जाएंगे। कारण है एक, बहुत सारे कारण उससे निकलेंगे, लेकिन जो मूल कारण है, स्वाभाविक राष्ट्र भारत और अस्वाभाविक नेशन स्टेट यूरोप, जो पिछले 150-200 साल में एक घटना घटी, वन वे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, दुनिया भर से वन वे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होता है यूरोप में, बाद में यूरोपियंस का जो माइग्रेशन है अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, वहां होता है, और ये माइग्रेशन भी अननेचुरल है, ये ट्रांसफर भी अननेचुरल है, ये नेशन स्टेट भी अननेचुरल है, इसलिए ट्रांजिएंट है, इसलिए फ्रेगाइल है, इसलिए खत्म। उसको संभालने के लिए भी तो यहाँ पर ग्रे मैटर चाहिए, जो यूरोप में चर्च के कारण नहीं है। जी, अभी समय नहीं है ना, तो हो गया 1 घंटे। इतना इतना जूस है लोगों के पास अभी। लोग इसको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, चैनल को बढ़ाएं, चैनल हाँ, को बाकी 1 लाख सब्सक्राइबर तो लेके जाइए। एक्चुअली क्या है, यूरोप में हर जगह झूठी 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 रखा, हर चीज क्या, इनका कोई हिस्ट्री नहीं है। और इतने, मुझे तो बड़ा दया आती है, अमेरिका में ये लोग अभी, भारत तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है। एक्चुअली अगर परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें, इंडियन गवर्नमेंट बड़ा चालाकी से नॉमिनल बात करती है, नॉमिनल जीडीपी की बात करती है। परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत दूसरा सबसे रिच कंट्री है इस समय, और वो भी चाइना के बाद। अमेरिका का कहीं पे नामो निशान नहीं है, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें तो अमेरिका 10वें नंबर पे आएगा, क्योंकि वो डॉलर जो है इम्पोज करेंसी है, वो रियल करेंसी नहीं है, मिलिट्री के बेसिस पे इम्पोज की हुई है। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं बेसिक मैथमेटिक्स जानता हूँ बस। मैं लोगों को बोल रहा हूँ आप इस पे रिसर्च करिए, क्योंकि आप रिसर्च करिए, खुद बताइए। मैंने अपना कैलकुलेशन निकाला अपने कैलकुलेटर से। लेकिन तो एक जो ये जो
भारतीय टेक्स्ट बुक्स हैं। अभी रामेश्वर जी ने एक वीडियो में बताया था कि भारतीयों को यूरोपियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए रिसर्च करने की परमिशन ही नहीं है भारतीय यूनिवर्सिटीज को। तो किसकी परमिशन ले रहे हो भाई? किससे वैलिडेशन मांग रहे हो? ये वेरी मेरा ट्रू, क्वेश्चन ही वेरी है, ट्रू। किससे कौन वैलिडेशन देगा आपको? आपका वैलिडेशन तो महाभारत रामायण में है, कहीं पे और है ही नहीं। तो आप सुखदेव गोस्वामी से परमिशन लो, व्यासदेव से परमिशन लो, लोमश ऋषि से लो, हमारे बहुत सारे ऋषि है योग के द्वारा वेरी उनका ट्रू। वर्णन कर सकते हैं। तो ये जो परमिशन और वैलिडेशन का जो बीमारी है वो कोलोनाइजेशन की वजह से है। और ये डंडा मार के सिखाया है कि अगर तुम लोग परमिशन नहीं लोगे तो हम डंडा मारेंगे। अफ्रीका यूनियन जैसे कंट्रीज जो कि बहुत ही गरीब है भारत से, वो भी उन्होंने भी वैलिडेशन लेना बंद कर दिया है। और नाइजीरिया के लीडर्स भारत को कोट करते हैं आज, बोलते हैं भारतीयों ने अंग्रेजों का ना तो लैंग्वेज भी बाहर फेंका, और मैं अमेरिका से हिंदी में बात कर रहा हूँ, उनका इंग्लिश भी बाहर फेंका, और उन्होंने उनका कल्चर भी बाहर फेंका, रिलीजन भी बाहर फेंका। ये नाइजीरियन भारत का उदाहरण देके अपने लोगों को समझाते हैं कि किस तरह आपको नाइजीरियन लोकल लैंग्वेज बात करनी चाहिए। और मैं तो अपने दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फोर्स कर करके हिंदी के प्रोग्राम्स को रेगुलर किया। तो थैंक यू वेरी मच। मैं जो भी आप में से बोलता है मुझे बार बार को इंग्लिश का शो करता हूँ, लेकिन आप मुझे इतना भी परमिशन दीजिए कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, क्योंकि अमेरिका में उनको भी समझाना है धर्म के बारे में। तो वो जिस भाषा जी, में जी, समझे उसमें उनको समझाना जी। पड़ता है। तो कुसुमलता जी बहुत ही अच्छा आपने बताया। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ यहाँ पे कि ये जो दुर्दशा है यूरोप की, और यूरोप का जो ये रियल कंडीशन है, इसको भारतीय यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं पढ़ाती? भारतीय यूनिवर्सिटीज कहाँ पढ़ाएगी उसको, तो ये प्रश्न ही नहीं सूझ रहा है ना कि भाई ये दुर्दशा क्यों है। ये तो मेरे जैसे लोगों को ये काम करने की जरूरत है, और मैंने थोड़ा काम किया है, कभी मौका होगा तो आपके चैनल पर या कहीं और बोलूंगी कि ये तो प्रश्न ही नहीं पूछा जा रहा है कि भाई तुम्हारे अपने अनुसार तुम 500 साल से दुनिया भर को लूट खसूट रहे हो, तो तुम्हारी ऐसी दुर्गति 19वीं 20वीं शताब्दी में क्यों है भाई। ये तो प्रश्न पहले पूछा जाए फिर तो रिसर्च होगा। यहाँ तो यूनिवर्सिटी तो उनकी बातों को फैलाने का इंस्ट्रूमेंट है, तो वो तो ये पढ़ रहे हैं कि साहब वो ऐसे क्यों हो गए, ऐसे जो वो है ही नहीं। तो आपका तो ये डिबंकिंग माइथोलॉजी वाला शब्द मुझे इतना बढ़िया लगता है कि केवल डिबंकिंग का ही काम है भाई, और सही प्रश्न पूछने का काम। ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, भारत इतनी तेजी से क्यों कर रहा है। भारत हमेशा तेजी से बढ़ा है, हमेशा। हाँ, और कभी ये भारत प्रश्न को पूछेंगे बढ़ने की तो जरूरत उत्तर भी नहीं। मिलेगा। हाँ, हाँ। भारत को बढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत पहले से ही ऊपर था योग के माध्यम से। और ये जो इंडियन जो फैकल्टीज हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं, ये सब लोग जॉब के लिए काम करते हैं, ये किसी एकेडमिक के लिए काम नहीं करते। इनको इनको प्रश्न पूछना ही नहीं आता। जब अर्जुन के अंदर इतना भयभीत है, वो भय मतलब भय विहीन है कि वो कृष्ण से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैं कैसे मानूं कि आप विवस्वान से पहले आए। पूछ सकता है, उसमें इतना दम है, क्योंकि वो योगी है। वो कृष्ण से पूछ रहा है कि अब मैं कैसे मान लूं कि आप पहले आए। मैं तो आपको अपने समान ही मानता हूं, एक ही एज है हमारी। लेकिन हमारे जो प्रोफेसर हैं उनको सिखाया गया है कृष्ण से तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, लेकिन अंग्रेजों हाँ, से नहीं पूछ सकते कारण क्या है ना कि ये जो सिस्टम ही बना है, इसमें योग्य व्यक्ति तो आता नहीं है, और बेचारा मेरे जैसा हर जगह 10 20 25 योग्य घुस गए तो वो अपना कुछ खड़ा कर ही लेते हैं। करेक्ट। वहां रोक टोक भी नहीं है फिर। ये भी सच है कि कोई रोक टोक भी नहीं है। आप में अगर दम है तो आप खड़ा कर लेंगे, लेकिन ये सिस्टम इस काम के लिए नहीं बना है। ऐसा बोलते हैं भागवत पुराण में, भयम द्वितीय भिनिवेशता स्यात्। ये भय जो है कृष्ण से भयभीत है। ये जो भय निकालने का काम है ना, वो योग ही करता है और कुछ नहीं करता है। जब और भगवान की भक्ति और हरि नाम स्मरण और हरि शरण में जाने से
सब भय गायब हो जाता है। सब भय गायब हो जाता है और सारे मैं देवता तो आपकी सहायता करते हैं। जीवन भर अकेले रही, इतने इतने लड़ाई झगड़ा पंगे हुए काशी में। दो दो प्लाटून पैरामिलिट्री फोर्स मेरी सिक्योरिटी के लिए रहती थी। और वहां लोग कहते थे भूत रहता है, प्रेत रहता है। तो कोई बोलता था ये डरती क्यों नहीं है? बोले वो भूत सब इससे डरते हैं। और नहीं, मैं एकदम अकेले रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि लोगों को लगता है कि अभी लोग ना गीता पढ़ते हैं ना पुराण पढ़ते हैं, तो मतलब मैं तो, मेरे दर्शक तो बहुत सारे पढ़ते हैं, तो आप सब तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सभी लोग पढ़ते हैं ये तो। बिना भगवत शरण गए हुए न सुख है, न आनंद है, न हरि नाम स्मरण और जाप के बिना न अभय है, न समृद्धि है। और ये है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके संकल्प की बात है। बिल्कुल। और मनुष्य तो सिर्फ इच्छा ही कर सकता है ना, और कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो इच्छा शक्ति बनाने के लिए आपको हरि नाम संकीर्तन ये सब करना पड़ेगा। और जो कुसुमलता जी कार्य कर रही हैं, पढ़ के आपको बता रही है, वो एक एक निडर व्यक्ति ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। और तो भय पास आता ही नहीं ना है, क्योंकि भगवान बैठे हैं आप कूटस्थ। भय दूर रहता है। एक लोग बार मैंने कहा किसी से कोई बात नहीं कि मुझे डर लगता है, उस सब लोगों का चेहरा सेमिनार रूम में ऐसा हो गया। बोले आपको डर लगता है? मैंने सबको लगा ये कैसी विचित्र बात हो गई है। यह तो स्मरेत बाबू ये पुंडरीकाक्षम। कम्युनिकेट भी होता है। एक्चुअली अगर यह, आप निडर हैं, अभय हैं, भगवान अगर आपके भीतर है, और आप, भगवान तो सबके भीतर है, आपको यदि बोध है कि अंतर्यामी भगवान के साथ में हूँ, तो ये दूसरे को बिना कहे कम्युनिकेट होता है। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, स भय, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भय अभ्यंतर शुचि। अगर अगर आपका शुचि नहीं है, सफाई नहीं है हृदय में, तो भय तो रहेगा ही, क्योंकि चोरी है ना कहीं ना कहीं। तो यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, तो पुंडरीकाक्ष मतलब पुंडरीक अक्ष, पुंडरीक अक्ष मतलब विष्णु के आंखों को याद करके अंदर बाहर सब शुचि हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज आने के लिए। और मुझे ये सारे श्लोक वापस याद दिला, मुझे बहुत सारे श्लोक याद रहते हैं लेकिन भूल जाता हूँ, कलयुग मेमोरी है। लेकिन जब सही पॉइंट आता है तो सारे याद आने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक। मैंने सोचा था आज इसको खत्म कर दूंगी, लेकिन बच गया, एक दिन दो दिन का शायद और। नहीं, पाप का इतिहास बड़े रोचित रोचक तरीके से बताना चाहिए, ये कलयुग है। जी जी जी। जितना रोचक केवल तरीके। इसको जान लेंगे तो ये जो आपने शब्द रखा ना, डिबंकिंग मिथोलॉजी, ये डिबंक हुआ तो सत्य का प्रकाश यूं छाया हुआ है। एग्जैक्टली काई एग्जैक्ट। को जरा हटाना है। बिल्कुल। जैसे पानी में लाल रंग डाला है, तो अगर पानी को शुद्ध बनाना है तो लाल रंग निकाल लो, पानी साफ हो बस। गया। तो हृदय वैसे ही है, निर्मल ही है, हमेशा सबका हृदय निर्मल रहता है। लोग बोलते हैं ना कि आई एम ए हार्ड मैन, सेल्फ मेड मैन, वो भी एक तरीके का रंग है, उसको भी निकालना जरूरी है। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुसुमलता जी, और दर्शकों का भी, कि पढ़िए, पढ़ाइए और जुड़िए और लोगों को जुड़ाइए। नमस्ते, धन्यवाद।